टाइम था 29 सितंबर 2025 का और जगह थी मध्य प्रदेश का देवास। जब शाम के करीबन 3 से 4 बजे का टाइम हुआ था कि उसी टाइम एक महिला बहुत ज़्यादा परेशान हुए अपने पति के पास जाती है और उसके बाद उन्हें बताने लगती है कि उनकी बेटी आज कॉलेज से वापस नहीं आई है। तो उस लड़की के पिता ये बात अपनी पत्नी से बोलने लगते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता बिल्कुल भी मत करो। उसने जाने से पहले ये बात कही थी कि वो गरबे की ड्रेस लेने के लिए जाने वाली है, तो हो सकता है उसे वापस आने में कुछ एक देर लग जाए। तो इस बात को लेकर तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। वैसे भी अब उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो बहुत जल्द वो वापस घर पर आने ही वाली होगी। इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है। उसके बाद करीबन 5 बजे का टाइम हो चुका था और अब तो वो दोनों के दोनों पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि लक्षिता को अभी तक आ जाना चाहिए था। आखिरकार ऐसी भी वो कहाँ पर बिजी हो गई। तो उन लोगों ने उसके पास कॉल भी काफी बार कर लिया था, उसका मोबाइल नहीं लग रहा था। तो आखिर में थक हार कर लक्षिता की माँ वहां पर पड़ोस में रहने वाले उसके और जो क्लासमेट थे, जो कि उसके साथ पढ़ाई किया करते थे, उनसे जाकर पूछताछ करने लगती है कि आज उनकी बेटी वापस कॉलेज से घर पर आई ही नहीं है। पता नहीं वो कहाँ पर रास्ते में ही रह गई। तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है कि वो कहाँ पर रह गई, या फिर तुम्हारी कोई और दोस्त उसके साथ कहीं पर गई हो? तो उसके दोस्तों ने मना कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, और लक्षिता तो आज कॉलेज आई ही नहीं। हमें काफी अच्छे से पता है कि वो हमारे साथ क्लास लगाया करती थी, लेकिन आज तो वो कॉलेज गई ही नहीं। तो अब इस बात को लेकर लक्षिता की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके बाद जाकर उन्होंने लक्षिता के पिता को इस बारे में बताया। उसके पिता जिस जिससे पूछताछ कर सकते थे कि उनकी बेटी कहाँ पर गई है, क्या उनके यहाँ पर आई है, उन सभी लोगों से अब तक उन्होंने पूरे के पूरे परिवार ने सारी ही पूछताछ कर ली थी, लेकिन लक्षिता के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद इनके पड़ोसियों ने ये बात कही कि मामला ज्यादा फैल जाए उससे काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप टाइम से जाकर पुलिस को सारी ही घटना के बारे में बता दे और पुलिस ऑफिसर्स जल्द ही आपकी बेटी को ढूंढ देंगे। लक्षिता के पिता बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और 29 तारीख की शाम को उन्होंने जाकर पुलिस वालों को सब कुछ बता भी दिया। पुलिस ने उसका फोटो अपने पास रख लिया, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स को पुलिस ने चेक करना शुरू कर दिया। और इसी केस के ऊपर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि तभी मोनू चौहान नाम का एक लड़का लक्षिता के माता पिता से कांटेक्ट करता है और ये बात कहता है कि वो उनकी बेटी के साथ बाहर कहीं पर घूमने के लिए गया है और वो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। इसके माता पिता मोनू चौहान को काफी अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये इनके पहले पड़ोस में रहा करता था, तभी से इनकी आपस में जान पहचान थी। उसके बाद लक्षिता इसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो मोनू चौहान इस टाइम किसी कंपनी में लगा हुआ था, जिसके चलते उसे अपना रूम बदलना पड़ता है और ये इनके पड़ोस से वैशाली के एवेन्यू सोसाइटी में एक रूम लेकर अब वो रहा करता था। तब तक 30 सितंबर का टाइम आ चुका था। लक्षिता के माता पिता लगातार परेशान होते जा रहे थे कि अगर इस बंदे के साथ उनकी बेटी कहीं पर गई भी है तो इन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता और उनकी बेटी ने इन्हें बताया क्यों नहीं। लेकिन वो लोग लगातार अब परेशान तो होते ही जा रहे थे, तो पुलिस से भी दूसरी तरफ वो लोग मदद ले रहे थे। पुलिस इस टाइम लक्षिता के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर रही थी। मोनू का नाम अब बिल्कुल सामने आ चुका था। दूसरी तरफ मोनू खुद ये बात बोल रहा था कि वो उनकी बेटी के साथ कहीं पर घूमने के लिए गया हुआ है। तो पुलिस और लक्षिता की फैमिली जल्द से जल्द मोनू तक पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन मोनू अपनी लोकेशन ही उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं था कि आखिरकार अब ये लोग गए हैं तो गए कहां पर, और आखिरकार वो खुद ही इनसे बातें क्यों करता जा रहा है। वो लक्षिता से सीधी ही इनकी बात क्यों नहीं करवा देता, जिसके चलते अब लगातार ये लोग परेशान तो हो ही रहे थे। अब तक 1 अक्टूबर का टाइम आ चुका था। लक्षिता के माता पिता इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उसके बाद मोनू ने लक्षिता के माता पिता के पास कॉल करके ये बात बताई कि उसने तो उनकी बेटी को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मार डाला है। और दूसरी तरफ जिस सोसाइटी में इस टाइम मोनू रहा करता था, वहां पर आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उन्होंने ये शिकायत करनी शुरू कर दी कि यहाँ के एक स्पेसिफिक घर से लगातार बदबू आ रही है। किसी को इस बारे में अंदाजा नहीं था कि ये बदबू किस चीज की है। उनका तो ये मानना था कि जरूर घर के अंदर कोई ना कोई जानवर मर गया होगा और जैसे ही इस घर का मालिक वापिस आएगा तो वो आकर साफ सफाई कर देगा, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लगातार ये बदबू बढ़ती ही जा रही थी। 1 तारीख को तो लक्षिता के माता पिता को भी इस बारे में पता चल चुका था कि उनकी बेटी का इस टाइम कत्ल हो चुका है। तो वो लोग जाकर दोबारा से पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स
दूसरी तरफ इस केस में इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे कि एक सोसाइटी के एक घर से काफ़ी गंदी बदबू आ रही है। वहाँ पर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने काफ़ी बार पुलिस के पास कॉल कर लिया है, ये बात कहते हुए कि उन्हें इस बात का शक है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में जा पहुँचती है। वहाँ पर बाहर ही इस टाइम ताला लगा हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वैसे तो इस घर में बिल्कुल साफ सफाई है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत देखने में तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अभी भी लगातार बदबू यहाँ पर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग घर के और अंदर घुसते हैं, अंदर वाले कमरों में जाते हैं, तो ये बदबू लगातार बढ़ती ही जा रही है। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर्स एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर कि एक ड्रम वहां पर रखा हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही जाकर उस ड्रम को थोड़ा चेक करते हैं तो उन्हें इस बारे में पता चलता है कि ये जो इतनी सारी स्मेल यहाँ पर आ रही है ये कहीं और से नहीं जबकि इसी ड्रम से निकल रही है। तो पुलिस ने उस ड्रम का ढक्कन हटाया और उन्होंने पाया कि इसके ऊपर तो एक चादर डाली गई है, और जैसे ही वो चादर हटाई जाती है तो जो ये बदबू आ रही थी इसकी स्मेल और ज्यादा तेज हो जाती है। पुलिस ने ये चीज देखी कि एक लड़की को इस ड्रम के अंदर डालने की कोशिश की गई है, जबरदस्ती इसके अंदर इसे फंसाया गया है। काफी सारा पानी भी इस टाइम इस ड्रम के अंदर डाला गया है और यही कारण है कि इस लड़की की बॉडी इस टाइम काफी हद तक पानी में फूल चुकी है और काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है, और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार बदबू इस टाइम बढ़ती जा रही है। तो पुलिस ने एम्बुलेंस को वहां पर बुलाया, इस बॉडी को अपनी हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन वो बॉडी इतनी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी कि नॉर्मली उसका पोस्टमार्टम संभव ही नहीं था, और उन डॉक्टर्स के पास इतने ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट भी नहीं थे कि वो इसका अच्छे से पोस्टमार्टम कर पाए, जिसके चलते उसकी बॉडी को दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस इस टाइम मोनू चौहान को ढूंढ रही थी कि उसी बंदे ने इस कांड को अंजाम दिया है, तो अच्छे से डिटेल से तो वही बता पाएगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। और इस घटना के कुछ ही देर बाद मोनू चौहान खुद ही जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स को बताने लगता है कि जो इस टाइम वो बॉडी मिली है उसे मारने वाला कोई और नहीं जबकि वही है। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, ले जाकर उससे पूछताछ जब करनी शुरू की तो मोनू चौहान ने बिल्कुल भी कहानी को पलटने की कोशिश नहीं की। जो कुछ भी वो बता सकता था पुलिस ऑफिसर्स को, वो सारी की सारी चीजें डिटेल से वो पुलिस को बताने लगता है। उसने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि एक टाइम ऐसा था जब वो लक्षिता चौधरी के पड़ोस में रहा करता था, उस टाइम वो कंपनी में लगा हुआ था, बार बार ये दोनों एक दूसरे से मिला करते थे, बीच रास्ते में इनकी मुलाकातें होती रहा करती थी, और इसी टाइम वो लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कर ये लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे। बाद में किन्हीं कारणों के चलते इसे अपना घर बदल कर किसी दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ता है, जिसके चलते वो बीच बीच में लक्षिता से मिलने के लिए अपने घर पर बुलाता रहा करता था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ 29 सितंबर को भी हुआ था। वो तकरीबन दोपहर को उसके घर पर आई थी। वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने गरबा के लिए ड्रेस खरीदी है, वो दोनों के दोनों मिलकर जाकर कपल डांस करने वाले हैं, वो इस गरबा डांस में क्या पहनने वाला है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में वो आकर उससे बातें कर रही थी। और ये दोनों के दोनों जब रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि इसी टाइम लक्षिता वॉशरूम चली जाती है, लेकिन उस टाइम वो अपना मोबाइल वहीं पर छोड़कर चली गई थी। मोनू चौहान उस टाइम वहां पर आराम से बैठा हुआ था, नॉर्मली सोच रहा था कि अब उसे क्या कुछ करना है। दूसरी तरफ उसे गरबा के लिए भी टाइम निकालना है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि इसी टाइम लक्षिता के फोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही उसके मोबाइल की रिंग बजती है तो वो अब खाली तो बैठा ही था, तो उसने उसका मोबाइल उठाया और उसे ही चेक करना शुरू कर दिया कि आखिरकार अब इसे याद कौन कर रहा है। और उसी टाइम उसने ये चीज देखने का दावा किया कि इस टाइम लक्षिता सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बातें नहीं कर रही थी, जबकि काफी सारे और लड़कों के साथ भी बातें कर रही थी। इस चीज को लेकर उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है कि मैंने इसे किस चीज की कमी छोड़ी थी जो ये लड़की मुझे इस तरीके से धोखा दे रही है। वो इस टाइम हद से ज्यादा गुस्से में भरा हुआ था। जैसे ही लक्षिता उस रूम से बाहर आती है तो उसने उसका मोबाइल उसके सामने रख दिया कि मैंने तुम्हारी चीटिंग पकड़ ली है, आखिरकार मैंने किस चीज का तुम्हें कमी रखी थी, आखिरकार तुमने मुझे धोखा ही क्यों दे दिया, और अगर धोखा देना ही था तो तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर
इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों थी। इसी तरीके के काफ़ी सारे सवाल इस टाइम इसके दिमाग में थे, लेकिन दूसरी तरफ इसके दिमाग में ये चीज़ भी बैठी हुई थी कि इस लड़की ने इसे धोखा दिया है तो ये इसे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला, और वो उसे वहीं पर पकड़कर दबोच लेता है और उसके बाद उसके दोनों के दोनों हाथों को उसके कमर के पीछे बांध देता है। उसके बाद उसे धमकाते हुए, पीटते हुए, जो उसके घर के अंदर इस टाइम ड्रम रखा हुआ था उसके अंदर ले जाकर उसे बैठा देता है और ऊपर से पानी डालने लगता है। अब लक्षिता के अंदर इतनी तो ताकत थी नहीं कि वो मोनू के साथ कुछ संघर्ष कर पाती, अपने आप को बचा पाती, जिसके चलते वो वहीं पर उस ड्रम में ही डूब जाती है और वो उसे जिंदा ही उसके अंदर बंद करने की कोशिश करता है। ऊपर से जब उसने ये सारा का सारा कांड रच ही लिया था तो एक चादर डाल दी और साइड में बैठकर सोचने लगता है कि इस लड़की ने मेरे को किस तरीके से धोखा दिया था और मैंने तो सिर्फ इस टाइम इसे सजा दी है। यही सारी बातें वो अब बैठकर सोच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लक्षिता के माता पिता तो ये बात सोच रहे थे कि उनकी बेटी इस टाइम कॉलेज गई हुई होगी, अब शायद उसकी छुट्टी हो गई होगी और उसके बाद वो बाजार भी तो जाने वाली है। लेकिन शाम तक जब वो वापस घर पर नहीं पहुंची, उन्होंने अपने यार रिश्तेदारों से पूछा और उसके बाद पुलिस स्टेशन वो लोग जा पहुंचते हैं। लेकिन मोनू भी पुराना कोई सीरियल किलर नहीं था, जिसके चलते उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। लेकिन पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स से इस बारे में पहले ही पता कर लिया था कि ये मोनू के संपर्क में थी और मोनू इस टाइम कहाँ पर रहता है। ये सारी की सारी जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो लक्षिता के घर वालों ने भी ये बात पुलिस को बता दी थी कि कुछ इस तरीके से उनकी बेटी मोनू के साथ है। उसका ये दावा है कि वो घूमने के लिए कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है कि उनकी बेटी तो बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाती और कुछ इस तरीके से अपने आप को बचाते बचाते एक तारीख तक वो जैसे तैसे कर एडजस्ट कर लेता है और उसके बाद उसने लक्षिता के घर वालों को कॉल करके सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ बता दी कि उसने तो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसकी जान ले ली है। और दूसरी तरफ उस सोसाइटी के लोगों को तो बदबू आ ही रही थी, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर बुला लिया और इस टाइम मोनू चौहान पुलिस की गिरफ्त में है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी सुन ली है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल गलती किसकी है? इस केस से रिलेटेड काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस टाइम न्यूज मीडिया में चल रही है, तो हो सकता है मैं कुछ एक चीजें आप लोगों को यहाँ पर ना बता पाया हूँ। तो इसके अलावा अगर इस केस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा क्या आप लोग इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि एक व्यक्ति एक घर पर पहुंचता है और उसने पाया कि इस घर का मालिक अपने घर के दरवाजे पर ही बैठकर मिट्टी से खेल रहा है, काफी ज्यादा अजीबोगरीब वो हरकतें कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी तो तब रह गई जब उसे पता चलता है कि इस व्यक्ति की माँ यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी गई है और उसकी बॉडी यहाँ पर खुले में फेंकी गई है। इस बंदे को अपनी माँ के बारे में बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, इसने अपने हाथों में गंडासा ले रखा है, तो क्या इसने इस कांड को खुद ही अंजाम दिया है और आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था? इन सारी ही चीजों को डिटेल से देखने के लिए आप लोग लेफ्ट साइड में आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक करके इन सारी ही चीजों के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और वीडियो सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट निखिल शर्मा को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।